नमस्कार आप सभी को। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में कई टर्म्स ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, हमें समझ में नहीं आती है, लगता है कि ये सेम है, लेकिन अच्छा खासा उनमें डिफरेंस होता है। ऐसी कुछ टर्म्स जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं, और उन टर्म्स में आप देख पा रहे हैं फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनिटरी। कन्फेडरेशन का मतलब आपने सुना होगा परिसंघात्मक, और फेडरेशन का मतलब आपने सुना होगा संघात्मक, और यूनिटरी को क्या बोलते हैं, एकात्मक। तो ये टर्म्स परेशान करती है, कई बार समझ में नहीं आती है, तो आज हम इनको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, मगर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद, इन तीनों टर्म्स से संबंधित आपका जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो दूर होने वाला है पूरी तरह से। हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम्स होता है, गवर्नमेंट के टाइप्स होता है, बस ये उन्हीं से संबंधित है। बात करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए कि ये तीनों यूज कहाँ होता है, तो आप ये समझें कि टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और मैं किसके बेसिस पर बात कर रहा हूं, मैं रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ध्यान से समझना। देखिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कई होते हैं, बट एक जो बेसिस होता है कि भाई सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, उनके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स को कुछ इन तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं गवर्नमेंट के कितने टाइप्स हैं। आप ये कह सकते हैं कन्फेडरेशन, और सेकंड जो हम समझेंगे वो क्या है, फेडरेशन, और थर्ड जो हमें पढ़ना है वो है यूनिटरी। इन तीनों को क्या बोलेंगे अपन, कन्फेडरेशन परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, किसके बिहाफ पर, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के टाइप्स को इन तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरह की गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। देखिए, पहले एक बार कुछ बेसिक समझिए आप कि सेंटर पर जो गवर्नमेंट होती है, आप कह सकते हो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो गवर्नमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो गवर्नमेंट्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स। अब देखिए, सेंटर को आप क्या बोल सकते हैं, यूनियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनियन। और स्टेट को कई सारी कंट्रीज में प्रोविंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस। अच्छा, प्रोविंसेस के अलावा और क्या बोल सकते हैं, और अपन इसमें बोल सकते हैं इनको कैंटोन्स कह सकते हैं आप, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन इनको, स्टेट्स, सिंपली स्टेट्स कह सकते हैं। और स्टेट्स के अलावा और क्या बोल सकते हैं अपन, और इनको आप सिंपली कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं आगे जब भी यूज करूंगा तो मैं स्टेट ही वर्ड यूज करूंगा। तो सेंट्रल लेवल पर यूनियन कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं, और स्टेट्स के लेवल पर आप क्या कह सकते हैं, स्टेट्स, कैंटोन्स कह सकते हैं, प्रोविंसेस कह सकते हैं। कैंटोन वर्ड क्या होता है, कैंटोन दरअसल क्या होता है कि एक कंट्री को अपन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के रूप में डिवाइड करते हैं, और यही एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या होता है, कैंटोन्स होते हैं। आप सिंपली इसको समझ सकते हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्विट्जरलैंड के अंदर 26 कैंटोन्स हैं, तो आप समझ सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से अपन किसी भी कंट्री को फर्दर डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, और वही किसी कंट्री में अपन क्या कहते हैं उनको, कैंटोन्स। तो हमारे कंट्री के अंदर अपन इंडिया को स्टेट्स में, और स्टेट्स को फर्दर अपन डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर अपन तहसील्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। किसके पर्पज से, प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से। उसी तरह से इनको भी अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कैंटोन्स बोल सकते हैं। हाँ, तो अब हमें समझना क्या है, इन तीनों में डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कन्फेडरेशन की। तो कन्फेडरेशन को बोलते क्या है, परिसंघात्मक, या फिर परिसंघ कह सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, परिसंघ, है ना। तो समझते हैं क्या है परिसंघ। तो मैं यहां पर देखिए सेंटर लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसको और क्या बोल सकते हैं,
यूनियन कह सकते हैं। इधर मैं स्टेट्स ही लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप, क्लियर। और स्टेट्स कंट्री भी हो सकती है। जब अपन कन्फेडरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली कई सारी कंट्रीज मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी यूनिट बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। समझना ध्यान से, कन्फेडरेशन में क्या कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर इंडिपेंडेंट कंट्रीज आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी यूनिट बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कन्फेडरेशन। तो यूनियन कह सकते हो, सेंटर कह सकते हो। यहां पर हमें समझने वाली बात जो है, यहां पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि स्टेट जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है, किससे, यूनियन से, सेंटर से। ये है कन्फेडरेशन की खासियत। देखिए यहां पर सेंटर जो बनाया है, यूनियन जो बनाया है, वो किस पर्पज से बनाया है वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर पावर सबसे ज्यादा किसके पास में होती है, स्टेट्स के पास में होती है। बात कर ही लेते हैं अपन कि पर्पज क्या है बनाने का। तो कन्फेडरेशन बनाने का पर्पज क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज चाहती है कि वो यूनाइट रहें, नेशनल यूनिटी उनकी बरकरार रहे, प्लस उनकी सॉवरेनिटी बनी रहे, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, ठीक है ना। इस तरह की चीजें डेवलप करने के लिए वो कन्फेडरेशन बनाती है। प्लस कुछ और ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि देखिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर यूनिफॉर्म पॉलिसीज की आवश्यकता होती है। जैसे आप बैंकिंग कह सकते हो, करेंसी कह सकते हो, आप डिफेंस कह सकते हो, है ना, आप फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी वगैरह, इस तरह की जो चीजें हैं वो किस में आती है, कन्फेडरेशन के अंदर। और कन्फेडरेशन में जो मैंने अभी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, डिफरेंट जो अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं। तो पर्पस कह सकते हो, एम कह सकते हो, इसका एम क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी कौन से मैटर्स के ऊपर, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं फिर से। आप ये कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं सब, कम्युनिकेशन, और कुछ कह सकते हैं क्या, यस हम कह सकते हैं दैट इज करेंसी। तो इस तरह के जो मैटर्स हैं जिनके ऊपर यूनिफॉर्म पॉलिसी अगर बने तो ही ज्यादा बेटर है। तो ऐसे मैटर्स के ऊपर कन्फेडरेशन या फिर डिफरेंट स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, शासन प्रशासन चलाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, और एक साथ इन चीजों को एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसका एम हमने समझा। अब यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि क्या स्टेट्स यूनियन से, सेंटर से अलग हो सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली हो सकता है। जैसा कि यहां पर आपको इक्वेशन दिख रही है कि स्टेट्स ज्यादा पावरफुल हैं, तो ऑब्वियसली ये अलग भी हो सकते हैं। तो स्टेट्स जो है ना एक मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमने हमारे फायदे के लिए यूनियन बनाया, वो चाहे तो इससे अलग भी हो सकता है ना, ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। तो वो चाहे तो क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। डोमिनेंस और पावर किसकी ज्यादा है, स्टेट्स की ज्यादा है। ये भी ये बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, वो क्या कि क्या स्टेट्स खत्म हो सकते हैं क्या, नो। क्या यूनियन खत्म हो सकता है क्या, यस। तो हम यहां पर देखिए दो टर्म यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो यहां पर एक कुछ चीज निकल कर आती है, और वो चीज मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूं। देखिए मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, इस परिसंघ को अपन क्या बोल सकते हैं, कन्फेडरेशन को क्या बोल सकते हैं, सुनना ध्यान से, डिस्ट्रक्टिबल, क्या स्पेलिंग सही है, यस, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल। हाँ, तो यहां पर अपन ने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसको क्या कर देना अपन, यस, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, परिसंघ को, डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, विनाशी, ठीक है। और इनडिस्ट्रक्टिबल को क्या बोलेंगे अपन, अविनाशी। अविनाशी मतलब जिनको खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज में और जो समझने वाली बात है वो है एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एग्जाम्पल्स को अपन यहां मेंशन कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, मैं इधर मेंशन कर देता हूं एग्जाम्पल्स में आप किसका एग्जाम्पल्स लेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं यहां पर, तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आप यूएसएसआर एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेंगे? यूएसएसआर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप लेंगे यूएसए, क्लियर। एक एग्जाम्पल आप इनफॉर्मल वे में कह सकते हो ईयू, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। समझते हैं एक बार यूएसएसआर के बारे में। यूएसएसआर जो बना था ना, वो कब बना था? आप जानते होंगे शायद 1922 में बना था। कब बना था? 1922 में। और ये डिसॉल्व कब हुआ था? तो आप कह सकते हैं 1991 में। देखना जरा, यूएसएसआर जब बना था तो किसके रूप में बना था? कन्फेडरेशन के रूप में बना था। और बीच में क्या हुआ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, स्पेशली जब स्टालिन के टाइम की अपन बात कर रहे हैं, तब यूएसएसआर एक फेडरेशन में बदल गया था। मतलब यूएसएसआर के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल 15 कंट्रीज, तो उनको यूएसएसआर से अलग होने का कोई अधिकार नहीं था। तो कुछ समय के लिए क्या था? फेडरेशन था। मगर देखिए 1991 में जब ये डिसॉल्व हुआ, ये पूरा ब्रेक हुआ, तो सारी कंट्रीज क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। तो ये भी किसका बेहतरीन एग्जांपल होगा? कन्फेडरेशन का। क्योंकि सारी कंट्रीज को, सारे स्टेट्स को अगर अलग होने का अधिकार है तो वो किस में आएगा? कन्फेडरेशन में, ठीक है ना। आज अगर देखें अपन तो यूएसएसआर की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं टूटने के बाद, वो CIS के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हैं। और 1991 से ही CIS एग्जिस्टेंस में है। और इसमें फिलहाल कितनी कंट्रीज हैं? तो आप कह सकते हैं इसमें 9 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अच्छा, CIS का मतलब क्या होता है? मैं बता देता हूं आपको। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन यूएसए की। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूएसए तो एक फेडरेशन का एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है। यस है, लेकिन यूएसए जब बना था तब ये कन्फेडरेशन था। यूएसए कब बना, या फिर एक कन्फेडरेशन कब बना यूएसए? तो आप कह सकते हैं 1781, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट फिर बाद में क्या हुआ कि जुडिशरी की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय दिए गए कि आप कह सकते हो कि साहब अब जो है ना, यूएसए से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मींस यूएसए अभी क्या है? फेडरेशन। लेकिन जब बना था तब किसका एग्जांपल था? कन्फेडरेशन। ओके, तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कंटेंट। अब बात करते हैं अपन इसमें ईयू की। तो ईयू इनफॉर्मली आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो क्या है? अभी एक कन्फेडरेशन है ना, इनफॉर्मली आप कहेंगे। अच्छा, ये कब बना? तो आप इसको 1993 कह सकते हैं, क्लियर। तो ये था आपका कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन के अंदर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हाँ, एक टर्म में यहां पर और मेंशन करना स्किप कर गया था, और वो आप क्या लिखेंगे? ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। ये टर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, बिकॉज स्टेट्स अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन टर्म पर आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सा है? आप लोग जानते हैं, दैट इज फेडरेशन। तो फेडरेशन और यूनिटरी, ये दो बड़ी काम की चीजें हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संघात्मक, ठीक है। फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब संघात्मक। अब इसमें फिर से वापस वही अपन चीजें दोहराने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहां जैसे मैं लिख देता हूं सेंटर, बताओ और क्या बोलेंगे? यूनियन। इस तरफ हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? स्टेट्स, क्लियर। स्टेट्स कह सकते हो, प्रोविंसेस कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कह सकते हो, कैंटन्स कह सकते हो, बट मैं फिलहाल यहां पर क्या कह रहा हूं? स्टेट्स। अब सेंटर और यूनियन, यहां पर जो मेन चीज है हमारे को समझने वाली, इनकी पावर्स कैसी होती है? इनकी पावर्स होती है इक्वल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों ही पावर्स के मामले में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहां पर यह चीज समझो कि सारे स्टेट्स मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि साहब हम एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? हमारे खुद के लिए बना रहे हैं। बट उसके पास सफिशिएंट पावर्स होनी चाहिए, प्लस हमारी ऑटोनॉमी भी बरकरार रहनी चाहिए। हमारे पास में भी क्या होनी चाहिए? स्वायत्ता। और इसके पास में भी क्या होने चाहिए? पावर्स। तो पावर्स दोनों के पास बराबर होगी, क्लियर। तो अब यहां पर एक चीज है कि क्या स्टेट्स को यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार है क्या? तो यहां पर अपन क्या कहेंगे? नो, ठीक है। तो स्टेट्स को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है।
हम और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो आप यहां पर कह सकते हैं पावर्स कहो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंस कह सकते हैं। वो दोनों का कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके बारे में भी एक चीज लिख सकते हैं जो हमने इससे पहले वाली टर्म में लिखी थी। बताओ क्या, कि क्या हम सेंटर और यूनियन को खत्म कर सकते हैं क्या? नो। क्या हम स्टेट्स को खत्म कर सकते हैं क्या? नो। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या लिखेंगे हम, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी सामने निकलकर आती है। वापस मैं फिर से कहूंगा, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या होता है, अविनाशी। मींस ना तो यूनियन को खत्म कर सकते हो और ना ही स्टेट्स को खत्म कर सकते हो। सारे स्टेट्स आपसी समझौता करते हैं कि हम एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं हमारी सुविधा के लिए, है ना। और इसमें भी आप फिर से ये कह सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो इंपॉर्टेंस में आप क्या बता सकते हो, देखिए इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हो दो बातें। पहला कौन सा, फर्स्ट कि साहब यहां पर नेशनल यूनिटी क्या होगी, प्रमोट। नेशनल यूनिटी प्रमोट होगी, प्लस इनकी जो इंडिविजुअल स्टेट्स की जो इंडिविजुअल सॉवरेनिटी है वो भी बनी रहेगी, है ना। इनकी ताकत बढ़ जाएगी, आप ये कह सकते हो। और एक और कह सकते हो कि स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी, है ना। तो आप इसमें ये कह सकते हो लोकल ऑटोनॉमी। तो ये दो फायदे एक साथ आपको कहां मिल जाते हैं, फेडरेशन के अंदर। मींस नेशनल यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, बनी रहेगी, साथ साथ आपकी लोकल जो ऑटोनॉमी है वो भी बनी रहेगी। पावर्स दोनों की क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखें कि स्टेट्स को यहां पर यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए इंपॉर्टेंस कहो या फिर इसका बेनिफिट की अगर अपन बात करें कि संघात्मक का बेनिफिट और क्या हो सकता है, तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट जो है ना, वो लोकल लेवल की जितने भी इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पर, उन इश्यूज के ऊपर अपना ध्यान लगाने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। मींस यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर पूरा फोकस किसका रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी टाइम मिल जाता है, वो अपने लेवल के जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर फोकस कर सकती है। लोकल लेवल के इश्यूज के ऊपर यहां पर फोकस करने के लिए ऑलरेडी कौन सी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स होती है। ठीक है, तो इसमें एक बात और भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर जो भी मुद्दे होते हैं उनके लिए कानून बनाना, नियम बनाना, पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, वो कौन कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट कर सकती है। और यही बेहतर भी रहता है। लोकल लेवल पर जो समस्याएं होती है ना, उनका निपटारा लोकल लेवल पर बेस्ट पॉसिबल होता है। अच्छे तरीके से अपन उनको लोकल लेवल पे निपटा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका अगर नुकसान की बात करें, डिमेरिट की बात करें, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है। संघात्मक के अंदर नुकसान की यदि अपन बात करें तो देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं सेंटर और यहां पर क्या है, स्टेट्स। ठीक है ना, सेंटर और स्टेट्स। कई बार पावर को लेके सब असमंजस होता है, कई बार पावर को लेके कुछ चीजें ऐसी होती है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है थोड़ा सा। एक बात ये भी आप इसमें डिमेरिट के तौर पे ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सेंटर के अंदर फॉर एग्जांपल x प्लस y की गवर्नमेंट है और किसी भी स्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल z की गवर्नमेंट है, तो यहां पर मान के चल सकते हैं आप कि x और y का ध्यान उस स्टेट पे रहेगा जहां पर x और y की गवर्नमेंट हो, या फिर z का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, कह सकते हैं ना अपन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि z पार्टी की जो गवर्नमेंट है जिस स्टेट के अंदर, वो हो सकता है कि सेंटर के खिलाफ अपने लोगों को भड़काए। तो इस तरह की चीजें हो सकती है। मैंने अभी फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि एक ऐसा स्टेट जहां पर किसकी गवर्नमेंट हो, वाई की गवर्नमेंट हो, तो वाई सेंटर में भी है, वाई स्टेट में भी है, इसलिए वाई स्टेट का डेवलपमेंट क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है ना वो मजबूर है। और
थोड़ा सा रीजनल टेंडेंसीज यहां पर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। किसके अंदर? फेडरेशन के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां पर देखनी है कि साहब फेडरेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। तो फेडरेशन के एग्जांपल्स मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। तो फेडरेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बताओ यूएसए क्या होगा? फेडरेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा, ठीक है ना, जहां पर यूनियन और स्टेट्स सारे क्या हैं? इक्वली पावरफुल हैं। और फिर यूएसए के अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें? एक आप जर्मनी का एग्जांपल दे सकते हो। किसका? जर्मनी का एग्जांपल दे सकते हो। एक आप स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे सकते हो। आप स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। वो क्या है कि स्विट्जरलैंड को बोलते क्या है? स्विस कन्फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्विस कन्फेडरेशन, लेकिन ये है क्या? फेडरेशन। स्विट्जरलैंड जब बना था तब ये कन्फेडरेशन की तरह बना था, लेकिन आज की तारीख में ये क्या है? एक फेडरेशन है। क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर मैंने आपको बताया था कि 26 कैंटोन्स हैं, 26 जिले हैं यूं कह सकते हैं आप, तो उनको स्विट्जरलैंड से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये आज की तारीख में क्या है? फेडरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने पढ़े। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखिएगा कि फेडरेशन कौन सी कंट्री में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो वो कंट्री जहां पर एरिया बड़ा होता है, दूसरा वहां पर कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, या फिर किसी भी बेसिस पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो, जहां पर विविधता ज्यादा हो, तो उस कंट्री के अंदर, उस एरिया में कौन सा सिस्टम ज्यादा काम करता है? फेडरेशन, ठीक है ना। तो मैं नोट के तौर पर लिख देता हूं आपको, जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो। क्या हो? डाइवर्सिटी ज्यादा हो, डाइवर्सिटीज। और किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, है ना। और आप लैंग्वेज के बेसिस पर कह सकते हो, आप एथनिसिटी के बेसिस पर कह सकते हो, एथनिसिटी, है ना, या फिर एटसेट्रा कर दो आप। तो वो कंट्री जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा होगा, वहां पर कौन सा सिस्टम अच्छे से काम कर सकता है? संघात्मक। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। लास्ट टर्म हमारा है, और वो कौन सा है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट टर्म हमारा है यूनिटरी। यूनिटरी, और इसको अपन क्या बोलते हैं? एकात्मक। तो यूनिटरी के अंदर फिर से वापस हम चीजों को उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? सेंटर। और सेंटर को और अपन क्या बोल रहे हैं? यूनियन बोल रहे हैं। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? स्टेट्स, ठीक है ना। स्टेट्स कह सकते हो, या फिर आप इनको प्रोविंसेस कह सकते हो, कैंटोन्स कह सकते हो, व्हाटएवर। हाँ, तो हमें यहां पे ये देखना है कि यूनिटरी के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बताओ जरा एक बार। ये वाला सिस्टम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कि यूनिटरी सिस्टम में सेंटर जो है ना, यूनियन, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर लोकल गवर्नमेंट्स अगर हैं तो इनके पास में पावर ना के बराबर होती है। इनके पास में पावर, इनके पास में राइट्स, इनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हैं तो वो कौन दे सकता है? यूनियन दे सकता है। यूनियन अगर चाहे, सेंटर अगर चाहे कि वो इनको पावर देवें तो बिल्कुल दे सकते हैं सब। बट ये किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है। ये सेंटर पे डिपेंड करता है कि वो स्टेट्स के साथ में पावर शेयर करे या ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिटरी के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसके पास में होती है? सेंटर के पास में होती है, यूनियन के पास में होती है। यूनियन यहां पर सर्वे सर्वा होता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्लियर? अब इसमें अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। इंपॉर्टेंस कह दो, सिग्निफिकेंस कह दो, मेरिट्स कह सकते हैं अपन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए सबसे पहली बात कि पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी पावर उसके पास में है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन यहां पर कंट्री के अंदर जो नेशनल यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी ध्यान में रखें, इसके अंदर अलग अलग लेवल के ऊपर गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से, या फिर होती भी है तो भी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आता है। अलग अलग इलेक्शंस नहीं करवाने होते हैं तो इलेक्शंस के ऊपर खर्चा भी नहीं होता है। कई तरह की चीजें इसमें बच जाती है। क्लियर? और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। एक बार अपन फिर से पीछे चलते हैं। मैंने आपको देखिए किसमें क्या बताया था? फेडरेशन के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा ये वाला सेक्शन बताया था, एक बार जरा रिकॉल करो इसको आप।
यहां से एक चीज मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहेगी। बताओ क्या? तो मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर एक इल्जाम लगता है, इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट। कुछ समझ में आया क्या? मतलब कि फेडरेशन के ऊपर एक इल्जाम लगता है, आरोप लगता है कि साहब इम्बैलेंस डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास जो है ना वो एक यूनिफॉर्म नहीं होता है। बट हाँ, अब यहां पर देखो जरा, यूनिटरी के अंदर अपन क्या कह रहे हैं, कोई अलग अलग पार्टीज है नहीं है, अलग अलग चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो यहां पर यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होता है, सारे एरियाज का एक जैसा डेवलपमेंट इसमें होता है। तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट आप इसमें कह सकते हो, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसमें आप, एक्सपेंडिचर, खर्चा जो होता है ना, एक्सपेंडिचर वो बहुत कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। किसके ऊपर? तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड जो मैंने आपको बताया वो क्या था, इलेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होता है, एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है इसके अंदर। और अब जब अपन इसके थोड़े डिमेरिट की बात करते हैं, डिमेरिट मतलब कि आप नुकसान की बात कर सकते हो। देखिए नुकसान इसका क्या है, एक कमी इसकी क्या है, पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है, एक बार के लिए अपन मान रहे हैं कि साहब सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है, तो लगभग हर एरिया के लिए लोकल लेवल के ऊपर जो कानून बनते हैं, पॉलिसीज बनती है, स्कीम्स बनती है, वो कहां से बन रही है, यूनियन से बन रही है, सेंटर लेवल से बन रही है। तो कई बार क्या होता है कि लोकल लेवल की कई सारी जो चीजें होती है वो रह जाती है। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल के जो इश्यूज होते हैं उनको बेहतर ढंग से समझ सकती है, ठीक है ना। तो सेंटर से सारी चीजें हो रही है, इसलिए यहां पर गैप बढ़ जाता है थोड़ा सा, लोकल लेवल के जो लोग होते हैं उनका और गवर्नमेंट के बीच में गैप बढ़ जाता है। गैप इनका बढ़ता है तो फिर किसकी भूमिका, किसका रोल ज्यादा बढ़ता है, यहां पर ब्यूरोक्रेट्स का रोल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि यूनिटरी के अंदर रेड टेपिज्म की टेंडेंसीज थोड़ी ज्यादा हावी होती है। क्या बोला मैंने, रेड टेपिज्म, ठीक है ना, रेड टेपिज्म, जिसको अपन बोलते हैं लाल फीताशाही। तो जो अफसर लोग होते हैं उनकी भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें देखना है कि ये जो सिस्टम है यूनिटरी, वो कौन सी कंट्री में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो आप यहां कह सकते हो उस कंट्री में जहां पर एरिया क्या हो, जहां पर एरिया कम हो, प्लस दूसरा आपके डाइवर्सिटी क्या हो, डाइवर्सिटीज कम हो, ठीक है ना। मीन्स रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर और लैंग्वेज के बेसिस पर, या फिर किसी और आधार पर जहां पर डाइवर्सिटी कम है, जहां विभिन्नताएं कम है, प्लस दूसरा जिस कंट्री का एरिया कम होता है वहां पर कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, यूनिटरी सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमें देखना है इसके अंदर, इसके कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में आप किसका एग्जांपल दे सकते हो, यूके, ठीक है ना। यूके मीन्स आप इसको ब्रिटेन कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फिर दूसरा आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं किसका, फ्रांस का एग्जांपल दे सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, देखिए यूनिटरी सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना कोई मायने रखता नहीं है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यहां पर नहीं होती है, जुडिशरी यहां पर सुप्रीम नहीं होती है, इन चीजों का यहां पर कोई ज्यादा खास महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि लॉज किसको फॉलो करना है, जहां वहां फॉलो किए जाएंगे ना, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी यहां पर नहीं होती है। तो फिर कहां होती है, तो आप वो ध्यान में रखेंगे फेडरेशन के अंदर, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं है बट ध्यान में जरूर रखना कि फेडरेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, मतलब वहां पर संविधान का, कानून का सर्वोच्च आप लेवल कह सकते हैं, उनको टॉप लेवल पे उनको रखा जाता है, उन्हीं को फॉलो किया जाता है, बिकॉज उन्हीं के बिहाफ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन्हीं के बिहाफ पर सारी चीजें होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहां पर संविधान का, जुडिशरी का टॉपर होने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए यूनिटरी के बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, जो भी अपन दोनों टर्म्स के बारे में लिख चुके हैं, इसके बारे में भी अपन लिख देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। हाँ, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्या यूनिटरी के अंदर हम लोग यूनियन को खत्म कर सकते हैं क्या? नो। क्या हम स्टेट्स को खत्म कर सकते हैं क्या? यस। कैसे?
तो आप ध्यान में रखें कि साहब यूनियन या फिर सेंटर स्टेट्स के नाम को बदल सकता है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या फिर स्टेट को ही खत्म कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है, ठीक है ना। मीन्स स्टेट्स क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिबल, विनाशी, और यूनियन क्या है यहाँ पर, अविनाशी या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल। तो यहां से एक चीज जो इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वो क्या है, आप लिख सकते हो इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप इसको ध्यान में रखिएगा, किसके बारे में, यूनिटरी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम है। देखिए आप, जब अपन इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं, तो भारत में क्या सिस्टम है समझना। हमारे भारत में जब संविधान बन रहा था तब संविधान बनाने वाले लोगों ने ये सोचा जरूर होगा कि देखिए दुनिया में ये तमाम सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। मीन्स यूनिटरी है, कन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, तो हमें क्या चाहिए। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए यूनिटरी में कुछ समस्या है, फेडरेशन में भी कुछ समस्या है, हमें दोनों से समस्या है। हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। तो हमने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर इंडिया को हमने कैसा बनाया, हमने ऐसा काम किया, कुछ क्या किया बताएं जरा, क्वासी फेडरल। तो ये टर्म आपने सुनी होगी क्या, क्वासी फेडरल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ध संघ बोल सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हो। तो हमारी कंट्री के अंदर दोनों सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री भी है और हमारी कंट्री यूनिटरी भी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, दोनों का मेलजोल है हमारी कंट्री, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वासी फेडरल। अब नॉर्मली हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, जितने भी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं किसकी, संघ की विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी इंडिया फॉलो करता है। बट कुछ संकट के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर हमारी कंट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिटरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए जरा क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फेडरल के अंदर हमारी कंट्री में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को स्टेट गवर्नमेंट की पावर को लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। मींस यहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर अच्छी खासी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी होती है। और यह भी ध्यान में रखना कि स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होती है, ठीक है ना। फिर जब यूनिटरी की बात करें अपन, तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिटरी के अंदर यूनियन जो गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या होती है, ज्यादा पावरफुल होती है, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये जरूर आप इसमें ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। इस बात का पता कैसे लगाएंगे अपन, तो आप कह सकते हो, देखिए आपने यूनियन लिस्ट के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में देखिए अभी जो है ना वो 100 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। और स्टेट गवर्नमेंट में आपने स्टेट लिस्ट का सुना होगा, किसका सुना होगा आपने, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं अभी, 61 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 67 सब्जेक्ट्स थे, 61 है, इसमें 97 थे, अभी 100 हैं। और एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, ठीक है ना। आप ने सुना होगा डेफिनेटली कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। बट अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट आता है किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर, तो यहाँ पर किसके कानून को माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून को माना जाएगा। इससे भी कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा पावरफुल है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बिहाफ पर भी आप कह सकते हो क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। एक मैंने अभी आपको जस्ट बता ही दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे ये हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट हमारी कंट्री में क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझा, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की। हमने कंडीशंस की बात की, इसमें अपन ने मेरिट्स की बात की, डिमेरिट्स की बात की, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ अपन इन टर्म्स को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
और जो आपका डाउट, कन्फ्यूजन इन तीनों टर्म्स को लेकर था इस वीडियो को देखने से पहले, वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो यदि आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें, और फिर भी अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो जो पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरा, इस क्लास की PDF यदि आपको चाहिए तो वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, पॉलिटिकल विजडम के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल से जुड़ें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ इसी तरह की टर्म्स को अपन डिस्कस करते रहेंगे, समझेंगे। और इससे पहले भी अपन जो हमारा कंटिन्यू एक वीडियो सीरीज चल रही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको भी अपन कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में, और तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।